हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है जी आप सभी का अपने इस क्लास में। और मैं दीपक शर्मा सर आप सभी का स्वागत करता हूं। माफी चाहता हूं थोड़ी देरी और लेट से आने के लिए। उसके पीछे रीजन था, कारण था आपका टेस्ट। जो आप टेस्ट मतलब मैंने को लेना था, वो स्टाफ ने एक्चुअली में अपलोड तो कर दिया, लेकिन उसे ओपन टू ऑल नहीं शायद करा था। मतलब वो इसलिए बच्चा चाहकर भी अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा था। तो मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आए कि सर मतलब हम टेस्ट नहीं दे पा रहे, हम टेस्ट नहीं दे पा रहे। तो इसलिए मैं उसी में लगा हुआ था। तो जैसे ही वो दिक्कत दूर हो गई, तुरंत मैं मतलब आपके सभी के सामने लाइव हो गया हूं। अब वो टेस्ट आप सभी के सामने है। जैसे ही आप मतलब अपने कोर्स में जाओगे, तो कोर्स में आने के बाद आपको वो टेस्ट दिखाई दे जाएगा। वहां पे सारे के सारे सब्जेक्ट्स आएंगे। और सब्जेक्ट्स के बाद जैसे ही आप सब्जेक्ट को, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊं क्या है, आप अपने कोर्स में जाओ। कोर्स में आप कंटेंट वाले सेक्शन में जाओगे और कंटेंट वाले में जैसे मैथ, रीजनिंग, साइंस, कंप्यूटर, ज्योग्राफी ये सब आएगा। ज्योग्राफी के ऊपर आप कीजिए क्लिक, और ज्योग्राफी में सबसे नीचे आपका आ रहा है ज्योग्राफी टेस्ट। ठीक है। और ज्योग्राफी टेस्ट 2 के ऊपर आप जैसे ही करोगे क्लिक, वो आपसे पूछेगा कि आपको अटेम्प्ट करना है। तो फिर आप सीधे कर दोगे हाँ जी मेरे को अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश में करना है तो इंग्लिश, हिंदी में करना है तो हिंदी, एडुकेटिव पैटर्न को लेना। ठीक है, तो आप उससे करो। और जिन बच्चों ने अभी तक वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया या फिर टेस्ट नहीं दिया है, क्योंकि वो शायद टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, अब आप दे पाओगे साहिल कुमार जी। अब सारे बच्चे टेस्ट दे पाएंगे, तो पहले ये क्लास पढ़ लो। और उसके बाद 7 बजे से पहले पहले उस टेस्ट को 10-12 मिनट का टाइम निकाल के दे देना। 25 क्वेश्चन का टेस्ट रखा है स्टैंडर्ड वे में, और जिसमें आपको टाइम दिया जा रहा है 12 मिनट। तो 25 क्वेश्चन 12 मिनट काफी है, क्योंकि अब तो चलो चाहे बेशक अब ये रेलवे के हिसाब से आप टेस्ट मतलब दे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे आप देखना सारे आयोग जैसे एसएससी ने सेक्शनल टाइमर लेके आया है। अब धीरे धीरे सारे बोर्ड, सारे कमीशन आपके सेक्शनल टाइमर ही लेकर आएंगे। तो आपके भी एग्जाम्स में हो सकता है आने वाले समय में कि ऐसा ही मिल जाए कि 40 क्वेश्चन 18 मिनट, 25 क्वेश्चन ठीक है आपके लिए 15 मिनट, या फिर 20 क्वेश्चन 10 मिनट। इस प्रकार से आपसे आपको आने वाले समय में सेक्शनल टाइमर देखने के लिए मिल जाएगा। बस अब इतना बता दिया बिल्लू के रेलवे सरप्राइज है, एक काफी नहीं है? या फिर ये भी बताऊं कि रेलवे का क्या सरप्राइज है, ये क्यों बताऊं मैं? ठीक है। अच्छा, तो देखो मेरा चेहरा आपको थोड़ा टायर्ड थका हुआ लग रहा होगा। इसके पीछे का रीजन है, कल मैंने यूपी एग्जाम्स के लिए मैराथन ली थी 6 घंटे की यूट्यूब पर। इसलिए कल ऐप पर आपकी क्लास नहीं हुई थी। और वो मैराथन करीबन रात के 12:30-1 बजे तक चली थी। ठीक है। और मैं स्टूडियो से 1 बजे के आसपास फ्री हो पाया। फिर मैं घर करीबन 1:30-2 बजे पहुंच पाया। तो फिर मतलब फिर जब एक टाइम निकल जाता तो आपको नींद नहीं आती, इसलिए मैं पूरी रात सो नहीं पाया हूं। और पूरी रात नहीं सो पाया हूं। आज ये वाली क्लास मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई है ऐप पर। आज आपने देखा होगा मैंने यूट्यूब का सेशन नहीं लिया है, क्योंकि मैं उस कंडीशन में नहीं था सुबह के बिना मन के बिना इच्छा के मतलब पढ़ाऊं। तो इसलिए मैंने फिर ये ऐप के सेशन आपके लिए लिए, क्योंकि आज टेस्ट भी है। टेस्ट दे लेना 7 बजे से पहले पहले। 7 बजे उसी टेस्ट का सॉल्यूशन आपको मैं मतलब दूंगा। ठीक है। कल सर मैं रितिका मैम की ट्रिक याद करता। अच्छा, जो रितिका मैंने कराई थी। ठीक है ना, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं है उसमें। एक दो दो तीन क्वेश्चन आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी मिलेंगे। हाँ, सिर्फ मतलब मैक्सिमम पार्ट इंडियन ज्योग्राफी का रखा हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी, विश्व भूगोल के भी आपके हैं। एक दो ऐसे चैप्टर के भी क्वेश्चन उसमें रख दिए जो भी आगे आपके होंगे। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग कर रहे थे। अभी तो हिस्ट्री का सिलेबस शुरू हुआ है। अभी मत पूछिएगा कि सिलेबस कब खत्म होगा। 15
जुलाई तक मत पूछना कि सिलेबस कब खत्म होगा, 15 जुलाई के बाद पूछना शुरू करना। हिस्ट्री लंबा सब्जेक्ट है। तो हम कल फीचर्स देख रहे थे, हम विशेषताएं देख रहे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं थी। मैंने इनकी इकोनॉमी बताई, इनका रिलीजियस स्ट्रक्चर बताया, किस हिसाब से पूजा करते थे। कास्ट सिस्टम इनके में नहीं था, मंदिर नहीं थे, मतलब हर शहर से देवी माँ की मूर्ति मिली है, तो महिला प्रधान समाज हुआ करता था। इस प्रकार से मैंने आपको यह सब समझाया। कुछ फीचर और भी मतलब रह गए सिंधु घाटी सभ्यता के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अगले फीचर की तरफ चलते हैं, हम और आप मिलके। तो अगला फीचर जो है, नेक्स्ट फीचर लिख लो मेरे बच्चे। आज ये चैप्टर खत्म हो गया, अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा आज ही। अगली विशेषता लिख लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जब अगर हम अगले फीचर की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में लिख लो, वी फाउंड inland ड्रेनेज सिस्टम। लिख लो, भूमिगत जल निकास व्यवस्था। भूमिगत जल निकास व्यवस्था। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता में भूमिगत जल निकास व्यवस्था शुरू मिली है। कहने का मतलब यह है कि हमें नाले नाले जो मिले हैं वो अंडरग्राउंड मिले हैं, जमीन के अंदर। सिंपल भाषा में समझाया मैंने आपको एकदम। तो नाले और नालियां सिंधु घाटी सभ्यता में खुले नहीं होते थे, बंद होते थे। उनके ऊपर मिट्टी के या पत्थरों के कवर लगे हुए होते थे, वो पूरी तरीके से कवर हुआ करते थे। अच्छा, एक और बात बताऊं, देखो हमारे पूर्वज कितने एडवांस थे। वो भी टेम्परेरी कवर होता था। टेम्परेरी मतलब जहां से अगर नाली खराब है, रुक गई है, आप वहीं से ढक्कन खोलें, वहीं से साफ करें, वहीं पे लगा दें। आज के नाले नालियां देखो, पता ही लगता नाला है कि नदी है, खुले पड़े हैं। अभी बरसात का मौसम आएगा तो कई लोग तो नाले में ही चले जाएंगे, गाड़ियां चली जाएंगी, मोटर बाइक्स चली जाएंगी, लोग चले जाएंगे, मर जाएंगे, कीमत ही नहीं है कोई। समझ में आया? तो नहीं, ये कालीबंगा से नहीं, हमें पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। हर शहर से हमें इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मिला है, यानी कि जमीन के अंदर हमें नाले नालियों के सिस्टम मिले हैं, तो जिससे बीमारियां वगैरह कम होती होंगी, पॉल्यूशन कम होता होगा। प्रेरणा जी ठीक है, कोई नहीं, 8 तारीख को आपका राइट आई का ऑपरेशन हुआ है, तो आप सीधे 17 तारीख के बाद आए। बल्कि मैं बोलूंगा आप तब से आए जब से कि डॉक्टर आपको बोल दे कि आप इसके बाद मतलब आइए, ठीक है। अच्छा, ये कैसा होता था, तो इसकी इमेज देखो। इस प्रकार से हमें ये बिल्कुल रियल इमेज में आपके लिए लेकर आया हूं, जो आज के समय में हमें वहां ऐसे ही इमेज देखने के लिए मिलती है। देख लो जी, ये रहा, ये अंडरग्राउंड नाले नालियां हैं, ये ऊपर से बंद हुआ करते होंगे, और पक्के नाले नालियां हैं। हम इसे बोल सकते हैं इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। जमीन के अंदर नाले एवं नालियां, तो एक तो फीचर ये मिला। अच्छा, बाकी मैंने सीटाडेल वाला फीचर समझा दिया था। एक महत्वपूर्ण फीचर हमें और मिला है, एक महत्वपूर्ण फीचर हमें और मिला है। तो आज का पहला फीचर ये था, आज का दूसरा फीचर लिखिए, आज का दूसरा फीचर लिखिए। नेक्स्ट, यानी अगली विशेषता।
अगली विशेषता हमें मिली है, ग्रिड सिस्टम मिला है। वी फाउंड ग्रिड सिस्टम इन दिस सिविलाइजेशन। हमें इस सभ्यता में ग्रिड व्यवस्था के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ग्रिड व्यवस्था के। अब आप अपने सर से समझोगे, व्हाट डू यू मीन बाय दी ग्रिड सिस्टम? ग्रिड व्यवस्था का मतलब क्या होता था? क्या होती थी ये ग्रिड सिस्टम? क्या होता था इसमें? क्या होता था? तो देखो समझना, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, ये एक रास्ता है, और ये एक रास्ता था, चौराहा हो गया जी। ये रास्ते देखो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काट रहे हैं, दिख गया? 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं सभी रास्ते, 90 डिग्री का कोण काट रहे हैं। प्लस हाउसिंग जो होती थी, मतलब आवास मकान जो होते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, वो ब्लॉक्स में होते थे। जैसे ये ब्लॉक ए हो गया, ये पूरा सड़क के इस तरफ ब्लॉक बी हो गया, सड़क के इस तरफ ब्लॉक सी, फिर डी। तो हाउसिंग यानी कि मकान ब्लॉक्स में होते थे और सड़कें 90 डिग्री का कोण बनाती थी। जहां ऐसा सिस्टम पाया जाए हम उसे बोलेंगे कि ये ग्रिड सिस्टम है। तो ग्रिड व्यवस्था में दो फीचर विशेष होते हैं कि रोड्स यानी कि मार्ग 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं या एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, और हाउसिंग आवाज सिस्टमैटिक वे में होती है, मतलब इन ब्लॉक्स। फटाफट से छापो, ये पूरी स्लाइड जैसी हो जाए लिख देना डन, फिर मैं इसका चित्र दिखाता हूं। ऑटोमेटिक वीडियो बंद हो जा रहा है। हाँ, ये आईवीसी यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की फीचर है, जो टॉपिक अधूरा रह गया था। देखा, अब इसकी फोटो देखो। इस प्रकार से सिंधु घाटी की सभ्यता आपको मिली है। इस प्रकार से देखो, सड़कें एकदम सीधी होती थी। आप कोई भी सड़क उठा लो, ये सड़क सीधी है और 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है, देख रहे हो? सड़क सीधी है, 90 डिग्री के एंगल पर काट रही है। कोई भी सड़क सिस्टम इनका उठा लेना, 90 डिग्री की कोण बना रही है। सोचो कितना बेहतरीन सिस्टम होता था। आज के समय में सोचो, हमारे यहां तो सड़क कौन सा एंगल बना दे यही नहीं पता है। तो हम इनके रोड्स के बारे में, इनके मार्ग, रास्ते और सड़कों के बारे में दो बातें लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहां से कि सड़क इनकी स्ट्रेट होती थी, स्ट्रेट बोले तो सीधी होती थी, सीधी सड़कें होती थी, स्ट्रेट होती थी। और लिख लो, इनकी सड़क वाइड होती थी, चौड़ी होती थी।
सड़क वाइड होती थी, चौड़ी होती थी। तो इनके समय में सड़कें सीधी होती थी, चौड़ी होती थी। 90 डिग्री का कोण तो बनाती ही थी, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो नदियां होती थी वो सीधी और चौड़ी होती थी। आज के समय में देखो सड़कें पतली रह गई हैं, वो भी पता नहीं कौन सा एंगल बना रही है, राइट एक्यूट के ऑप्टिक्स पता नहीं लगता है। बोल सकते हैं श्रीकांत जी, अभी ये हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स हमें मिले हैं, लिपि मैंने इनकी बताई दी थी कि अभी तक पढ़ी नहीं गई है। अच्छा, कुछ एविडेंसेस जो हम सबूत कर रहे थे, उन एविडेंसेस में हमने सिर्फ 3 ही शहरों के एविडेंसेस करे थे, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन। कुछ 2-4 शहर और हैं जिनके एविडेंस आपको और पढ़ने हैं। तो हेडिंग आप डाल लीजिए सम मोर एविडेंसेस। सम मोर एविडेंसेस, सम मोर एविडेंसेस। कुछ और सबूत या साक्ष्य। तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और सबूत साक्ष्य मिले हैं, उन्हें देखते हैं। तो जैसे ही हम इसे देखेंगे तो फटाफट से अगला शेर आप लिख लो। ये देखो जी हमें लोथल से क्या मिला है, हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल से क्या प्राप्त हुआ है। तो लोथल से हमें पोर्ट टाउन यानी कि बंदरगाह नगर मिला है। इसी बात को मैं मैप पे आपको मतलब बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा मेरे बच्चे। देखो ये रहा लोथल, गुजरात में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। और ये लोथल एक डॉक यार्ड होता था, यानी पोर्ट होता था, बंदरगाह होता था। एग्जाम में कई बार गोदीवाड़ा भी लिखा हुआ आया है, गोदीवाड़ा बोले तो डॉक यार्ड, गोदीवाड़ा बोले तो डॉक यार्ड। तो ये एक पत्तन था, ये एक डॉक यार्ड था, ये एक गोदीवाड़ा था, जहां पर पानी के जहाज आते थे, पानी के जहाज जाते थे और आराम से यहां पर पानी के जहाज सामान उतारा करते होंगे। तो एक प्राचीन बंदरगाह अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहां से मिला है, तो आंसर आपका मतलब होगा ठीक। हाँ, तो याद रखेगा कि पोर्ट मिले हैं यानी कि टाउन मिले हैं, ठीक है। तो पोर्ट टाउन मिले हैं कहां से, लोथल से। पहले ही बता दिया था कि लोथल से राइस चावल के साक्ष्य भी मिले हैं, हालांकि चावल के साक्ष्य रंगपुर से भी मिले हैं। फायर अल्तर यानी कि अग्नि वेदियां मिली हैं, ये मैंने आपको कालीबंगन में भी बताया होगा। 2 शहर से हवन कुंड मिले हैं, अग्नि वेदियां मिली हैं यानी हवन होते थे। एक आपको ये मिले हैं लोथल से, एक आपको अग्नि वेदियां मिली हैं कालीबंगन से। तो कालीबंगन और लोथल से आपको अग्नि वेदियां प्राप्त मतलब हुई हैं। ओके देव। ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान तो लगभग हर शहर से मिले हैं, ठीक है। कॉपर डॉग ये लिख लो, तांबे का कुत्ता मिला है। तांबे का कुत्ता कहां से मिला है, लोथल नामक शहर से मिला है। चलो लोथल नामक शहर से एक एविडेंस और मिला है, लिख लो चेस टाइप गेम, शतरंज के जैसा खेल। तो 7वां एविडेंस लिख लो, शतरंज के जैसा खेल मिला है। शतरंज, चेस टाइप गेम, शतरंज के जैसा खेल मिला है। प्रॉपर शतरंज नहीं बोलेंगे लेकिन शतरंज के जैसा खेल मिला है। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नोट बना के, चेस गेम वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, यानी कि शतरंज खेल का आविष्कार भारत में ही किया गया था। तो इसे आप याद रख लेंगे, चेस वॉज इन्वेंटेड इन इंडिया, शतरंज का आविष्कार भारत में ही किया गया था। तो शतरंज को कहां खोजा गया था, कहां पर उसकी खोज हुई थी, कहां उसका इन्वेंशन हुआ था। तो चेस का इन्वेंशन आपका इंडिया में यानी कि भारत में ही हुआ था।
अगला शहर देखो रंगपुर। रंगपुर से हमें क्या क्या मिला है? तो रंगपुर से मेरे बच्चे हमें अगर एविडेंसेस में देखा जाए तो राइस चावल मिले हैं जो लोथल से भी मिले हैं, ये मैंने आपको लिखाया। फायर अल्तर यानी अग्निवेदियां भी मिली हैं, कब्रिस्तान मिले हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो हमें लोथल से मिला लगभग वही सब कुछ हमें रंगपुर से मिला। रंगपुर अगर आपने मैप में नहीं देखा था तो रंगपुर आप सिर्फ चावल के लिए याद रखना, चावल के लिए इसका एविडेंस फेमस है। ठीक है, रंगपुर भी हमें गुजरात से ही मिला है, तो मैप पे नहीं लिखा है लेकिन मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपका याद रहे कि रंगपुर भी आपका कहां था, गुजरात में था। ठीक है, यही लोथल के पास रंगपुर। गुजरात। अगला शहर चन्हूदड़ो। इंपॉर्टेंट एविडेंसेस के लिए है ये, तो इसके ऊपर स्टार बनाओगे। अगला शहर है आपका चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो से भी हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ो याद करो, मैंने लिखाया होगा पाकिस्तान में मिला, सिंध नदी के किनारे ये मतलब हमको मिला है। ठीक है, अच्छा ये जो लोथल है, लोथल के आप लिख लो डिस्कवरर यानी के खोजकर्ता। लोथल की खोज किसने की? आंसर होगा एस आर राव। ठीक है, तो राव साहब ने लोथल की मतलब खोज की है, एस आर राव। यही चन्हूथड़ू का सबसे पहले खोजकर्ता लिख लो डिस्कवरर, बाकी सब तो मैं पहले ही लिखा चुका हूं, नदी वदी तो। डिस्कवरर, इसका खोजकर्ता एनजी मजूमदार। तो मजूमदार साहब ने खोज की किसकी? चन्हूथड़ू की। तो चन्हूथड़ू से हमें क्या क्या मिला है? तो बेंगल फैक्ट्री, चूड़ बनाने का कारखाना मिला है। इंक पॉट यानी कि धवात मिली है, तो लिखने का शौक लिखते होंगे, प्रेम पत्र वगैरह लिखते होंगे। ठीक है, गलत पीडीएफ अपलोड हो गई है। कौन सी वाली अपलोड हो गई है बेटा? इंडियन माउंटेन के फर्स्ट क्लास की ज्योग्राफी में? अच्छा, लाओ जी चेक करवा दूंगा, आप परेशान मत होइए। मैं अपने सब्जेक्ट में मिस्टेक हम बर्दाश्त नहीं करते। जो मैं पढ़ाऊं उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। कम पढ़ाऊं चाहे बेशक, लेकिन चीजें बच्चों तक सब कुछ पहुंचनी चाहिए, अपना यही उद्देश्य रहता है जी। हाँ, ये मैंने उस दिन बताया था, ओनली सिटी विदाउट अ सीटाडेल, याद करो पहली क्लास में, या फिर आपको कल, कल तो क्लास मैंने ली है, परसों बताया होगा। एकमात्र ऐसा शहर जिसमें किला यानी कि सीटाडेल नहीं मिला है, बाकी हर शहर से सीटाडेल प्राप्त हुआ है। और कार्ट्स विद अ सीटेड ड्राइवर, एक बैठे हुए चालक वाली गाड़ी यानी कि बैल गाड़ी प्राप्त हुई है जिसपे एक चालक बैठा हुआ है, ये हमें चन्हूदड़ों से प्राप्त हुआ है। चन्हूदड़ों से हमें एक इंसिडेंट मतलब एक एविडेंस और प्राप्त हुआ है, 5वें नंबर पे लिख लो लिपस्टिक। इसी शहर से हमें लिपस्टिक मिली है, देख रहे हो भाई, लिपस्टिक। ठीक है, इसी शहर से हमें लिपस्टिक मिली है। दूसरा, चन्हूथड़ों से हमें एक 6वें नंबर का एविडेंस मिला है, लिख लेना डॉग्स पॉ ऑन ब्रिक, ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान लिख लो। ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान भी हमें चन्हूथड़ों से प्राप्त हुए हैं। डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक, ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान, ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान।
डॉग्स पॉ ऑन अ ब्रिक, ईंट के ऊपर कुत्ते के पंजे के निशान। याद कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो कुत्ता बहुत शुभ माना जाता होगा, इसलिए जो इंसान ईंट ईंट बनाता होगा या ईंट को पक्का करता होगा वो कुत्ता पालता होगा, और जब ईंट कच्ची रहती होंगी तो कुत्ते को बोलता होगा कि इसके ऊपर से दौड़ जा, कुत्ता दौड़ जाता होगा। हिमांशु तिवारी एकदम सही लिखते हो आप। हमारी माताओं और बहनों का दबदबा है सिंधु घाटी की सभ्यता, एकदम सही बात है, मैं सहमत हूं जी आपकी बात से। धौलावीरा की अगर हम बात करें, धौलावीरा, तो धौलावीरा बहुत ही विशेष एविडेंसेस या साक्ष्यों में से एक है। एक तो ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा शहर है राखी गढ़ी के बाद। तो राखी गढ़ी के बाद अगर सबसे बड़ा एरिया हमें कहीं से मिला है तो धौलावीरा से ही प्राप्त हुआ है। कहां से? धौलावीरा। ठीक, तो धौलावीरा के सबसे पहले डिस्कवरर लिख लो, खोजकर्ता। तो धौलावीरा की खोज की बाय जेपी जोशी। जेपी जोशी के द्वारा खोज की गई है धौलावीरा की। कौन सा जोशी? जेपी जोशी खोज करता थे, तो जोशी साहब ने धौलावीरा की मतलब खोज की। आप इसे लिख लेना, ठीक है, जगतपति जोशी। धौलावीरा एकमात्र ऐसा शहर मिला है जो 3 भागों में फटा हुआ था। याद करो, जब मैंने आपको सीटाडेल समझाया था तो ये कहानी समझाई थी कि बाकी सारे टाउन हमें शहर 2 भागों में डिवाइडेड बटे हुए मिले हैं, लेकिन धौलावीरा जो है वो हमें 3 भागों में डिवाइडेड बटा हुआ मिला है। जाइंट वाटर रिजर्वायर यानी कि विशाल जलाशय मिला है, यानी कि वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता था, इसीलिए हमें यहां से वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, जल प्रबंधन अच्छा मिला है। तो धौलावीरा एक ऐसा शहर था जहां वाटर मैनेजमेंट हमें बहुत शानदार मिला है। डैम्स, बांध बने हुए मिले हैं धौलावीरा से। धौलावीरा में 5वां एविडेंस आप याद करते हो कि यहां से हमें गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठियां मिली हैं। ये लिख लो, गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठियां मिली हैं। सोने की अंगूठी। तो धौलावीरा से हमें सोने की अंगूठी प्राप्त हुई है। धौलावीरा, धौलावीरा स्पेशली वाटर मैनेजमेंट के लिए, जल प्रबंधन के लिए बहुत मशहूर रहा है। आप याद रख लेना, फेमस फॉर दी वाटर मैनेजमेंट, जल प्रबंधन। रन ऑफ कच्छ के एरिया में हमें देखने के लिए मिला है आपका धौलावीरा। ये क्वेश्चन भी आपसे एक नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि धौलावीरा जो आपका मतलब है, ये देखो, ये रहा रन ऑफ कच्छ। कच्छ के रन में देखने के लिए मिला है, गुजरात के रन ऑफ कच्छ, कच्छ का रन, कच्छ का रण, रन ऑफ कच्छ। ठीक है, तो गुजरात के रन ऑफ कच्छ के एरिया में मिला है धौलावीरा। इंपॉर्टेंट साइट है बहुत, वाटर मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा फेमस रही। डैम, बांध वगैरह मिले पानी के बहाव को रोकने के लिए। बनावली, बनवाली से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है? यह बनावली हरियाणा से हमें मिला है। इसके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट, आर.एस. बिष्ट साहब ने इसकी खोज की, तो लिख लेना, इसके खोजकर्ता रहे बिष्ट साहब। ब्रॉन्ज बफेलो, कांसे की बनी भैंस की मूर्ति मिली है। ओवल शेप्ड सेटलमेंट मिला है। दूसरे वाले एविडेंस पे स्टार बनाओ, सब कुछ गोल आकार का मिला है। अंडा आकार या गोल आकार, यानी गोल मकान, गोल दुकान, गोल लगभग सब कुछ। टॉय प्लो यानी खिलौने जैसा हमें मिला है। हल, खिलौने का हल मिला है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन, सबसे ज्यादा जौ के साक्ष्य हमें दाने यहीं से मिले।
जैसे गेहूं हमें हड़प्पा से मिला है, चावल हमें रंगपुर लोथल से मिले हैं, वैसे ही बारले यानी कि जो हमें बनावली से मिला है, हरियाणा के बनावली से। दूध दही का खाना मारा हरियाणा। दूध दही का खाना मारा हरियाणा, अरे मारा हरियाणा। ठीक है, तो इतने सारे एविडेंसेस याद कर लेना, अगर इसमें से कुछ भी आपको एग्जाम के लिए याद रह जाएंगे तब भी आपका क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में लग जाएगा। अब इतनी सफल सभ्यता, इतनी एडवांस लेवल की सभ्यता खत्म कैसे हो गई, ये सभ्यता का समाप्त कैसे हो गया, ये आखिरकार एंड कैसे हुई? तो इस चैप्टर में आखिरी हेडिंग डालो, कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ दिस सिविलाइजेशन। पतन के कारण, साथ साथ में लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। पतन के कारण। ज्योग्राफी जैसे देखने का विषय है, वैसे ही हिस्ट्री लिखकर याद रखने का विषय है। इसमें सारा काम दिमाग का है, कहानी के तौर पे आप कितना ज्यादा याद रख पाते हो। तो कॉजेज ऑफ डिक्लाइन, पतन के कारण। तो देखो, वैसे तो सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे हैं, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण बहुत सारे हैं। जैसे कुछ इतिहासकारों ने लिखा ड्यू टू फ्लड, लिख लो बाढ़ की वजह से। कुछ हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने बताया कि बाढ़ आ गई और ये सभ्यता समाप्त हो गई। कुछ इतिहासकारों ने लिखा जी नहीं, कुछ ने बोला कि अरे भाई अर्थक्वेक, मतलब भूकंप जैसी गतिविधि आई और सब समाप्त हो गई। तो कुछ ने बोला भाई भूकंप आ गया। कुछ इतिहासकारों ने लिखा फायर, आग लगने की वजह से। कुछ ने बोला कि आग लग गई, खत्म हो गए। कुछ इतिहासकार और भी आगे निकल गए, उन्होंने बोला जी नहीं, मलेरिया फैल गया था, मलेरिया नामक महामारी फैल गई थी, तो हो सकता है कि उस समय ऑल आउट नहीं आती होगी, तो बेचारे जलाकर सो नहीं पाते होंगे, इसलिए ऐसा हो गया। तो ये तो वो कॉजेज हैं जो कि ज्यादातर इतिहासकारों ने सपोर्ट नहीं करे हैं। बाकी के दो कारण, दो मुख्य कारण वो हैं जो मैक्सिमम इतिहासकारों ने सपोर्ट करे हैं। अब दो कुछ विशेष कारण हैं, ये मुख्य हैं, तो इन मुख्य को मैं मुख्य के स्टाइल में ही लिखा दे रहा हूं जी आपको। ये कारण मुख्य हैं जो मैं आपको बॉक्स के माध्यम से यहां बता रहा हूं। ये कारण मुख्य माना गया है जी। तो मुख्य कारण में छठा कारण आपका माना गया है, दो बहुत ही मुख्य माने गए हैं, जिसमें 5 नंबर का, माय मिस्टेक, 4 तो बता ही दिए, 5 नंबर का, 5 नंबर का माना गया है ड्यू टू इन्वेजन ऑफ आर्यंस, आर्यों के आगमन की वजह से। तो कुछ इतिहासकार ने माना कि भाई आर्य लोग देश में आ गए थे, आर्यंस आ गए थे, और इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को यहां से निष्कासित कर दिया था, मार पीट के भगा दिया था, कुछ की हत्या कर दी थी। ठीक है, तो आर्यों के आगमन की वजह से, आर्यों के आगमन की वजह से आर्य लोग आए। आर्य क्या है ये अभी आपको मैं आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि आर्यों के आगमन की वजह से सिंधु घाटी की सभ्यता आपकी समाप्त हो गई, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने मतलब लिखा है, ऐसा कुछ इतिहासकारों ने लिखा है।
और यही मैं देखो छठा कारण, एक सिक्स्थ रीजन, वो कहता है ड्यू टू इकोलॉजिकल डिसबैलेंस, मतलब पर्यावरण अरे यार, पर्यावरण असंतुलन, लिख लो, पर्यावरण असंतुलन। उसने बोला कि एनवायरमेंट, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन लिख सकते हैं जी आप इसमें, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन लिख सकते हैं। जैसे कल एनवायरमेंट डे था, है ना, तो पर्यावरण असंतुलन यानी कि पर्यावरण ही आपका खराब हो गया। ज्यादातर इतिहासकारों ने इन दोनों में से जो सपोर्ट किया है, 6 नंबर वाले को मेन या मुख्य माना है। तो अगर एग्जाम में दोनों कारण आ जाए और इनमें से किसी एक को आंसर लगाना हो तो आंसर आपका 6 नंबर लगेगा। 6 नंबर वाले पे स्टार बना लीजिए। पर्यावरणीय असंतुलन को मुख्य माना गया है, यानी कि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस को मेन माना गया है। ठीक है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस को मेन या मुख्य माना गया है। इस पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना कि इकोलॉजिकल डिसबैलेंस को मुख्य माना गया है, मेन माना गया है। ठीक, तो ये कारण आपके रहे सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के। चलो भाई, कोई डाउट, कोई शक, शुबा, संदेह? ठीक है, चलो एक आखिरी हेडिंग और डालो। लिखो, फादर ऑफ आईवीसी इन इंडिया। इंडिया क्या बोल के फादर ऑफ आईवीसी लिखो। सिंधु घाटी सभ्यता का पिता किसे माना गया, कौन सा व्यक्ति था जो उसके लिए बिल्कुल मेन है? तो इस सभ्यता का पिता, अगर आपसे पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? तो आंसर आपका होगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल साहब को सिंधु घाटी सभ्यता का पिता माना गया है। ठीक है, वो भी लेंगे इंद्रजीत जी। सर आपकी नजर में कौन सा पतन का कारण है? मेरी नजर में तो वह इकोलॉजिकल डिसबैलेंस ही है, क्लाइमेट चेंज ही है। आज भी अगर ये हमारी सभ्यता खत्म होगी तो ये क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से ही होगी। अच्छा, सर जॉन मार्शल क्यों? क्योंकि 1921 में जब सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर हड़प्पा खोजा गया था, जो मैंने आपको मतलब बताया था, तो उस समय एएसआई के हेड यही होते थे। ही वॉज द हेड ऑफ एएसआई, लिख लेना। तो ये हेड ऑफ एएसआई थे, ये एएसआई के मुखिया होते थे। एएसआई बोले तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। भारत में जितनी भी ऐतिहासिक स्थान हैं, इन सब के खुदाई के काम एएसआई ही करता है।
और एएसआई की अगर स्थापना की बात हो कि एएसआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1961 एएसआई वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1961। एएसआई की स्थापना 1961 में हुई थी। एएसआई की स्थापना 1961 में हुई थी, आप याद कर लेना जी अच्छे से। ठीक है, हाँ बोल सकते हैं जी, भारतीय पुरातत्व विभाग बोल सकते हैं इसे हिंदी में, हम इसे हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय पुरातत्व विभाग, या सर्वे भी लिख सकते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या सर्वे। ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो 1921 में सर जॉन मार्शल ही थे। दूसरी बात आपसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजी इन इंडिया, यानी कि भारत में पुरातत्व के भी पापा कौन रहे हैं, फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो यही लिख लो, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, भारतीय पुरातत्व के पिता या पापा, भारतीय पुरातत्व के पिता, जनक, पापा। तब आपका आंसर होगा एलेक्जेंडर कनिंघम। लिख लो, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है इस प्रकार के सवाल में। एलेक्जेंडर कनिंघम, कनिंघम साहब वो देश में इंडिया में पहले व्यक्ति थे जो एएसआई के कॉन्सेप्ट को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, भारतीय पुरातात्विक व्यवस्था को लेकर आए थे। तो अगर हम देखें कि 18 होगा, माय मिस्टेक, 19 कहां से 18 है ये, 18, तो 1861, तो 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम थे हेड ऑफ एएसआई, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये एएसआई के फर्स्ट हेड, यानी कि ये पहला अध्यक्ष बना। तो सबसे पहले एएसआई की शुरुआत एलेक्जेंडर कनिंघम ने की 1861 में, तो फादर ऑफ आर्कियोलॉजी। लेकिन 1921 में जब हड़प्पा शहर पहली बार खोजा गया, तब उसके अध्यक्ष थे सर जॉन मार्शल। तो इसलिए हर सिंधु घाटी सभ्यता के पिता तो सर जॉन मार्शल हैं, लेकिन फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी आपके कौन है, एलेक्जेंडर कनिंघम। और एएसआई का हेडक्वार्टर मुख्यालय आपका कहां है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो जब सिंधु घाटी की सभ्यता का अंत हो गया, ठीक है, जब एंड हो गया, तो कई समय के बाद हमें एक नया कल्चर, नई संस्कृति, नए एविडेंसेस देखने के लिए मिले सिंधु घाटी सभ्यता के एंड के बाद। तो अगला चैप्टर आप हेडिंग डालें यहीं पर, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। ये रहा जी आप सभी के सामने, वैदिक पीरियड, वैदिक काल। डालो जी हेडिंग। वेदों का काल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आपको इसे इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपने आज तक ये चैप्टर इस तरीके से पढ़ा नहीं होगा जी। इट्स माय प्रॉमिस। वैदिक पीरियड, वैदिक काल। देखो, वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी माना जाता है। मतलब 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व अगर कुल कैलकुलेट करोगे तो ये लगभग आपका 900 साल का है। वैदिक काल कुल मिलाकर 900 साल, यानी कि 900 ईयर्स का है। कुल मिलाकर 900 साल का है ये वैदिक काल। और वैदिक काल को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं मेरे बच्चे, याद रखना। वैदिक काल को भी हम दो भागों में पढ़ते हैं। वैदिक काल को भी दो भागों में ही पढ़ा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में।
एक तो हम वैदिक काल को पढ़ते हैं ईवीपी, मतलब अर्ली वैदिक पीरियड, और एक हम पढ़ते हैं लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है, समझ गया है? अर्ली वैदिक पीरियड का मतलब शुरुआती या आरंभिक वैदिक काल, और ये आपका हो गया उत्तर वैदिक काल। मतलब जब ये वैदिक काल अपने अंत पे आया तो उत्तर वैदिक काल यानी उतरता हुआ वैदिक काल, और ये आपका मतलब हो गया एक शुरुआती वैदिक काल। ये जो आपका अर्ली वैदिक जो पीरियड है, ये जो अर्ली वैदिक पीरियड है, ये माना जाता है 1500 टू 1000 बीसी। टाइम अगर उल्टा चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो सब कुछ बीसी में ही होगा, सब कुछ ईसा पूर्व में ही होगा, 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। और ये जो उत्तर वैदिक काल है, ये जो लेटर वैदिक पीरियड है, ये आपका माना जाता है 1000 से लेकर 600 बीसी, यानी 1000 टू 600 बीसी। पहले ये बताओ, वैदिक और उत्तर वैदिक काल में कोई भी डाउट? वैदिक काल का मतलब है आज से करीबन 3500 साल पहले शुरू हुआ समय। 1750 में 1750 बीसी में 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता समाप्त हो जाती है, और करीबन उसके 200-250 साल के बाद आपका वैदिक पीरियड, वैदिक काल की शुरुआत होती है। तो वैदिक काल आपका 1500 बीसी पहले शुरू होता है। वैदिक काल चैप्टर का हमें एक और नाम देखने के लिए मिलता है, इसी को कहा गया है एरा ऑफ आर्यंस। ठीक है, एरा ऑफ आर्यंस, आर्यों का काल या आर्यों का युग। इसीलिए मैंने आपसे वहां कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण आर्यों का आगमन भी माना जाता है। बीसी का अर्थ पूछ रहा है कोई बच्चा, तो मैं समझ गया, अंशु कुमार जी ने शायद अभी हाल ही में एडमिशन लिया। पहली क्लास देखना, हिस्ट्री की इंट्रोडक्शन वाली क्लास आप अवश्य देखना, उस क्लास में आपको पता चल जाएगा। हाँ भाई, वैदिक काल में किसी का कोई डाउट? जो ये शुरू करा है, अभी तो जस्ट शुरू करा है, तो इस चैप्टर को हम लोग मंडे से कंटिन्यू करेंगे। ये आपके लिए एकदम नया चैप्टर है, बिल्कुल शानदार है ये चैप्टर जी। वैदिक पीरियड का कितना क्लास होगा? एक और दो क्लास में आपका वैदिक काल खत्म हो जाएगा बेटा, 2 क्लास में। हाँ, दो लेक्चर तो कम से कम लगेगा ही। सिंधु घाटी सभ्यता के भी 2 ही लगने थे, लेकिन फिर 3 लग गए, मतलब 3 क्या, 2.5 लेक्चर लगाए, आधा आज का। आपसे हिस्ट्री पढ़ने में मजा आ रहा है, अब असली मजा वैदिक काल में आएगा। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। आप अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को, अपने वेद पुराणों को समझने का आपको समय मिलेगा। इसे नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे वैदिक पीरियड यानी कि वैदिक काल को। और यहां मैं आपको एक और बात बता दूं, जिन बच्चों ने आज का टेस्ट नहीं दिया है, 7 बजे से पहले पहले आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट कर लेना, टेस्ट दे लेना 7 बजे में। आज जो ज्योग्राफी का टेस्ट मैंने ऐप में लिया है, उसी का ही सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि उसमें टेस्ट आपको दिखाई दे जाएगा। आप अपने बैच के ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाओ, सबसे नीचे ज्योग्राफी टेस्ट होगा, उसमें इंडियन ज्योग्राफी टेस्ट 2 लिखा होगा। ठीक है, तो आप उसको मतलब देखना। जैसे मैं अभी व्यू रिजल्ट देख रहा हूं, तो रिजल्ट में एडिक्विटी वाले पैटर्न को ही आप मतलब फॉलो करना सब। ठीक, तो अभी ज्यादा बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया है, फटाफट से दो। और जिन बच्चों ने दिया उसमें इंद्रजीत बार के नंबर अच्छे हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट है, हालांकि नंबर तो अच्छा नहीं है।
कम से कम आज के टेस्ट में 25 क्वेश्चन में कम से कम 20 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आज के में आपके। इस हिसाब से टेस्ट तैयार करा गया कि मिनिमम इतना तो ठीक होना चाहिए। 22 से ज्यादा ठीक नहीं हो पाएगा, 22-23 हाईएस्ट रहेंगे, मतलब अगर ठीक हुआ तो। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं 7 बजे और मैं समय समय पे देखूंगा कौन कौन टेस्ट अटेम्प्ट कर रहा है, और जो बच्चा टेस्ट में टॉप करेगा कम से कम उसके 20 या 20 से ऊपर मार्क्स होंगे, मतलब टॉपर के भी कम से कम 20 से ऊपर मार्क्स होंगे, उसे कुछ मेरी तरफ से, एकेडमी की तरफ से आपको गिफ्ट दिया जाएगा। ठीक है, चलो तो 7 बजे मिलते हैं। जब तक आप अपने टेस्ट अटेम्प्ट कर लो अपने ही बैच में, जो मैंने ज्योग्राफी का अपलोड करवाया। ठीक इसी प्रकार के टेस्ट आपके हिस्ट्री के भी होंगे, साथ साथ में आप ये मतलब रिवाइज करते हुए चलो। अभी मैं इनके क्वेश्चंस वगैरह भी आपको करवाऊंगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।